लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। जी नमस्कार, मैं सबसे पहले अशोक अग्रवाल जी को नमस्कार करता हूं और हमारे साथ तमाम जो साथी हैं वो भी जुड़ गए हैं। आज ये स्पेशल वेबिनार आयोजित किया गया है शिक्षा को लेकर। महत्वपूर्ण बात है क्योंकि लॉकडाउन 3 का अनाउंसमेंट हो चुका है। लॉकडाउन 3 के साथ ही हम 17 मई तक दोबारा से लॉकडाउन की व्यवस्था में चले गए हैं। अशोक जी का मैं सबसे पहले परिचय आप लोगों को दे देता हूं। अशोक जी एक रिनाउंड एमिनेंट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वकील हैं और शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर आपने दर्जनों की संख्या में PIL की, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और तमाम जो आज आप दिल्ली में शिक्षा के तमाम स्वरूप को देख रहे हैं, जो शिक्षा गरीब बच्चों को शिक्षा मिलती है, अस्पतालों में उनको इलाज मिलता है, ये इसका श्रेय कहीं ना कहीं अशोक अग्रवाल जी को जाता है। और अशोक अग्रवाल जी इस समय हमारे साथ मनोज रस्तोगी जी भी जुड़ गए हैं। मनोज रस्तोगी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल अवस्थी जी आ रही है आपकी आवाज। जी जी, मनोज रस्तोगी जी का परिचय है। वो एक जी मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ सर, आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक लंबा 25 साल का अनुभव उनका पत्रकारिता में है। तमाम संस्थानों में वो CEO एडिटर के पोस्ट पे रहे हैं और इसके साथ ही हमारे साथ तमाम अभी साथी जुड़ गए हैं, जिसमें ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हैं जो खुद भी एक पत्रकार हैं, रिनाउंड पत्रकार हैं, अरुण कुमार रस्तोगी जी हैं, MA अब्बासी जी हैं, तमाम जो मैं लिस्ट देख रहा हूं लगातार ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि तमाम लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज अशोक जी जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, हम एक तरह से इमरजेंसी काल में नहीं है, मैं इसको सीधे तौर पर इमरजेंसी नहीं कहूंगा, लेकिन एक तरह की इमरजेंसी की व्यवस्था में है। आप जान ही रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण तमाम लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लॉकडाउन के कारण सैलरियों में कटौतियां की जा रही हैं। महत्वपूर्ण विषय ये है कि एजुकेशन यानी कि बच्चों की शिक्षा, माता पिता पर सबसे ज्यादा अगर बोझ है तो स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों, खासकर प्राइवेट स्कूलों की फीसों के भरने का है। उस मामले को देखते हुए अशोक जी, मैं आपकी पहली टिप्पणी आपकी चाहूंगा इस शिक्षा को लेकर, जो ये प्राइवेटाइजेशन शिक्षा का है उसको किस तरह आप डिफाइन करते हैं चंद शब्दों में? जी जी अशोक जी। देखिए, ये जो निजी स्कूलों का मामला है ना, ये 2 फेजेस में हम देख सकते हैं। एक तो ये कि अभी जो आप कह रहे हैं आपातकालीन तो नहीं है, लेकिन आपातकालीन से कम भी हालात नहीं है और लॉकडाउन है, स्कूल्स बंद हैं, कई महीने हो गए हैं। एक स्थिति तो ये है और एक दूसरा स्थिति ये है कि जब सब कुछ खुला हुआ है, नॉर्मल है, तो अभी हम अगर लॉकडाउन के पीरियड में देखते हैं जो इमीडिएट प्रॉब्लम जो लोगों को फेस हो रही है प्राइवेट स्कूल से, वो ये हो रही है फीस की। एक तरफ फीस की प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ एम्प्लॉइज जो वहां पे काम करते हैं, टीचर्स जो काम करते हैं, उनको भी अपनी सैलरी का भी एक मुद्दा है। तो अभी इसमें ये सजेस्ट किया गया था कि भाई अभी हालात को देखते हुए सारे स्कूल जो है कम से कम 3 महीने की फीस जो है ना वो वेव ऑफ कर दें, क्योंकि उन्होंने पिछले डिकेड्स के अंदर, मतलब डिकेड्स के अंदर जो है वो जो फीस ली है वो नॉर्मली आधे से मतलब जो डबल फीस ली हुई है। दूसरा ये कि वो बहुत तरीके से डोनेशन से पैसा इकट्ठा करते हैं, उनके पास रिजर्व फंड है, उनके पास जो है वो सरप्लस मनी है, उनके पास जो डेवलपमेंट फंड के नाम से लिया हुआ है वो उसका एक्सेस मनी है, और भी कई चीजें होंगी जो हमें मालूम नहीं है उनके पास किस किस तरीके के फंड है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो इमरजेंसी के अंदर उनको 3 महीने की फीस जो है वो एकदम वेव ऑफ कर देनी चाहिए और जो साल है पूरा उसमें फीस बढ़ानी भी नहीं चाहिए। तो उसके बाद और जो उनके पास फंड्स वगैरह उससे उनको एम्प्लॉइज को देना चाहिए। तो ये तो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि नॉर्मल कोर्स में ये है कि क्योंकि शिक्षा एक ऐसा एरिया है जहां पर आप कमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते, ये नॉन कमर्शलाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटरिंग है, कम्युनिटी सर्विस है,
फिलंथ्रॉपिक, और ये लीगल पोजीशन है। ये लीगल पोजीशन किसी भी एरिया में नहीं है, ना हेल्थ में है ना किसी और चीज में है। तो उन प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखकर ये होना चाहिए कि जो प्राइवेट स्कूल्स को बहुत ही जरूरत, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो जरूरत खर्चा है, उसके अलावा उनका कोई 1 रुपया लेने का भी हक नहीं बनता है। तो एक उसको जो है ना हमें अचीव करना है, और इमरजेंसी में जो है ये हमें टेम्परेरीली जो है ना हमें ये देखने की जरूरत है। ये मेरी इनिशियल टिप्पणी है। जी जी, बिल्कुल निश्चित रूप से आपने कहा कि ये करना चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, कुछ राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने इस तरह का ऐलान भी किया है कि हम अपने यहाँ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। लेकिन जो राज्य नहीं कर रहे हैं उनका क्या? मेरा सेकंड जो आपसे इस एस्पेक्ट पे प्रश्न होगा, शिक्षा का व्यवसायीकरण। इस शिक्षा को जो हमारी एक मूलभूत जरूरत है इस देश की, नहीं दुनिया में किसी भी मुल्क की एक मूलभूत जरूरत होती है उसकी नई जनरेशन को तैयार, उसकी सभ्यता को तैयार करने के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी को तैयार करने के लिए। इस व्यवसायीकरण को लेकर अशोक जी एक जरा आपकी महत्वपूर्ण टिप्पणी हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, ये 1997 तक तो ये मुद्दे कभी उठे ही नहीं थे। 1997 में जब दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों ने 40% से लेकर 400% तक 5th पे कमीशन के नाम से जब फीस बढ़ाई, तो पहली बार जो है मिडिल क्लास जो है सड़कों पर आ गई और फीस का उन्होंने बढ़ोतरी का विरोध किया। और तब मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने अक्टूबर 1998 के अंदर अपना फैसला दिया, और वो बड़ा लैंडमार्क फैसला था दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का। और उसमें उन्होंने पैरामीटर्स डाले। एक तो उन्होंने सरकार की दलील को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें सरकार ये कह रही थी कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कमर्शलाइजेशन को चेक करने की, उसको रिजेक्ट कर दिया। नहीं, ये तुम्हारे पास पावर भी है और तुम्हारी ड्यूटी भी है ये चेक करना कि स्कूलों के अंदर जो है वो किसी तरीके का कमर्शलाइजेशन नहीं हो। दूसरा उन्होंने ये कहा, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, उन्होंने कहा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ये स्कूल 1 रुपया भी किसी से नहीं ले सकते हैं, ये सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे लेंगे। और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि जो डे टू डे के खर्चे हैं और जो बच्चों के ऊपर जो है खर्चा होता है वो आप ले सकते हो। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि स्कूल क्योंकि कोई लॉ नहीं है और लॉ नहीं है, वो दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट को इंटरप्रेट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली सरकार जो है वो जो स्कूल्स जो है उनकी मैनेजिंग कमेटी, जिसमें कि वैलिडली रिप्रेजेंटेड पीटीए के लोग होंगे, वो एक डिसीजन लेगा। और उसके बाद अगर किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन होगा उसके अंदर, या सरकार ये देखती है कि ये इन्होंने जो है अनजस्टिफाइड फीस बढ़ाई है, तो वो इंटरफियर कर सकते हैं। तो इस तरीके के कई सारे पैरामीटर्स जो है उन्होंने डाले, और जिसको अल्टीमेटली स्कूल वालों ने चैलेंज किया। वो फिर 2004 में उनकी अपीलें डिसमिस हो गई। फिर उन्होंने एक चांस और लिया, रिव्यू फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, तो 2007 में वो डिसमिस हो गया। और उसके बाद देखने को ये मिला कि कुछ राज्यों ने सबसे पहला तमिलनाडु था, फिर महाराष्ट्र था, फिर गुजरात था मेरे ख्याल से, फिर राजस्थान था। ऐसे करके कुछ राज्यों ने, अभी मेरे ख्याल से 8-10 राज्यों ने ही फी रेगुलेशंस के ऊपर लॉज बनाए। और जो तमिलनाडु का था वो बिल्कुल दिल्ली हाई कोर्ट का जो पैरामीटर था उसको दिमाग में रखकर वो लॉ बनाया। लेकिन जो महाराष्ट्र और उसके बाद कुछ और राज्यों ने बनाया, उन पे डिफरेंस हो गया। जी मनोज जी अशोक जी मैं मनोज जी का सवाल ले लेता हूं तब तक। जी लीजिए। अशोक जी आप जो बता रहे हो काफी महत्वपूर्ण बात है। मैं एक पत्रकार के नाते नहीं बल्कि एक पेरेंट के नाते आपसे जानना चाहूंगा, जरा अगर आप बता सके कि एक पेरेंट के तौर पर क्या हमारे अधिकार हैं। अगर कोई स्कूल, जैसे मैं अपने ही बच्चों के स्कूल की बात करूं, तो वहां उन्होंने हमें पूरे साल की जो ट्रांसपोर्ट फीस है वो उसमें काफी बढ़ोतरी भी कर दी है और इकट्ठा मांग की है। हालांकि दिल्ली में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं रहता गाजियाबाद में हूँ, तो दिल्ली के मंत्री ने, दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं, दिल्ली सरकार ने उसमें घोषणा तो की है कि अभी वो नहीं ले सकते हैं ट्रांसपोर्ट की फीस।
और स्कूल को कहा गया है कि वो केवल 3 महीने के क्वार्टर की जगह सिर्फ 1 महीने की फीस ले। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा कि पेरेंट के या स्टूडेंट के क्या अधिकार हैं कानून सम्मत ऐसी परिस्थिति में, जब एक ऐसी अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो, तो क्या हम लोगों के कानूनी अधिकार क्या है, कानून क्या कहता है इस सिलसिले में? नहीं, देखिए, आपने दिल्ली गवर्नमेंट का जिक्र किया है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो 17 अप्रैल को जो ऑर्डर निकाला था, उसमें तो ऐसा लग रहा था कि ये पोजीशन सारे साल रहेगी। लेकिन 18 तारीख को फिर एक ऑर्डर निकाल दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डर है वो सिर्फ लॉकडाउन पीरियड्स में ही रहेगा। इसका मतलब लॉकडाउन पीरियड के बाद जो है फिर से वही चीजें, फिर से वो सब चीजें जो है दोबारा से निकल के आ सकती है। दूसरी बात ये है कि जो स्कूल है, 2002 में एक मेरे 11 जजिस का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले इसको माना जाता था कि इनके पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है स्कूल चलाने का। लेकिन 2002 का जो जजमेंट आया, उसके बाद उन्होंने ये उसमें कह दिया कि कोई भी व्यक्ति जो है वो स्कूल चला सकता है, उसका भी फंडामेंटल राइट है। अब उससे एक प्रॉब्लम ये हो गई कि जब किसी चीज का फंडामेंटल राइट है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपको एक वैलिड कानून की जरूरत है, और जब तक आप कोई वैलिड कानून नहीं बनाएंगे आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि हमारे देश में कानून है क्या फीस को रेगुलेट करने के? जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो तो यही है कि कमर्शलाइजेशन आप नहीं कर सकते, आप प्रॉफिटरिंग नहीं कर सकते, आप सिर्फ जस्टिफाइड फीस ले सकते हैं। और 2007 में रिव्यू पिटीशन जो डिसमिस किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने तीन बातें बड़ी अच्छी कही थी। उन्होंने ये कहा था कि फीस जस्टिफाइड होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये 3 बातें 2007 के जजमेंट में था। क्योंकि ये सब अब आप लॉ पूछ रहे हैं, तो ये सब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जो कहता है वो एक तरीके से लॉ ऑफ द लैंड होता है। तो ये उन्होंने बेसिक डाली। लेकिन अभी जो 7-8 राज्यों ने जो कानून बनाए, अब दिल्ली में तो एक्चुअली में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट को इंटरप्रेट किया। अदरवाइज दिल्ली में भी कोई फी रेगुलेशन का कोई लॉ नहीं है, अभी तक भी नहीं है। और हुआ क्या है कि दिल्ली में दुख की बात यह है कि नवंबर 2015 में जब दिल्ली सरकार कानून बना रही थी फी रेगुलेशन का, तो मैंने उनको दिया था तमिलनाडु के तर्ज के ऊपर एक लॉ बनाने के लिए पूरा बिल बना के दिया था कि फीस स्कूल तभी बढ़ाएगा जब वो स्कूल कमेटी को प्रपोजल देगा, और कमेटी जो है उसको देखेगी कि जस्टिफाइड है या नहीं है, और अगर जस्टिफाइड है तो अप्रूव कर देगी, और वो 3 साल तक रहेगा। और उसमें मैंने काफी सारे पेनल्टीज भी अच्छी तरीके से लगाए थे कि अगर कोई स्कूल वायलेट करेगा तो उसके ऊपर सख्त पेनल्टी होगी। लेकिन दिल्ली सरकार ने क्या करा, उसको तो नजरअंदाज कर दिया और एक लॉ पास किया 2015 के अंदर, जो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट में फंस गया। और उसके अंदर उन्होंने प्राइवेट स्कूल को पूरा लूटने का जो है राइट दे दिया, उनको पूरा राइट दे दिया कि आप जितने मर्जी पैसे जो है बढ़ा लो, और सिर्फ 18 महीने के बाद जब आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपका वो आ जाएगा ऑडिटेड बैलेंस शीट, तो कोई पेरेंट भी नहीं, तो उसके लिए भी 10-20 लोग चाहिए, वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि आप कोई पैसा घर में नहीं ले गए। क्या ट्यूशन फीस को लेकर, ट्यूशन फीस को केवल लेकर फीस को अकोमोडेट करने की बात कही है, क्या आपको लगता है वो जायज है केवल ट्यूशन फीस लेकर, या उसको भी वेव ऑफ होना चाहिए? अभी क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1997 में हम लोगों ने लिस्ट बनाई थी, प्राइवेट स्कूल कम से कम 54 हेड्स थे, 54 डिफरेंट हेड्स से वो पैसे लेते थे, मतलब 97 की पोजीशन थी। और अब जनरली क्या है कि उन्होंने सारे हेड्स जो है ना वो मर्ज कर दिए हैं, और कहीं तो 2 ही हेड्स हैं, कहीं 3 ही हेड्स हैं। तो अब ये नहीं पता लगता कि वो ट्यूशन फी का जो रियल मीनिंग है वो ट्यूशन फी है ये, या इसके अंदर हिडन चीजें भी हैं। तो लेकिन सवाल ये है कि ये जो चीजें है ना, ये मैं और आप तो जानकारी ले नहीं सकते, क्योंकि ये अकाउंट्स का मामला है। और उसमें ये है कि सरकार अगर जो है उन लोगों के अकाउंट्स देखती है और ये महसूस करती है, देखती है कि इन्होंने गड़बड़ की। अब जैसे 2010 के अंदर पहली बार, वो भी हाई कोर्ट के दबाव से, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है उसने दिल्ली के 25 स्कूलों को के ऑडिट किए थे पहली बार।
जबकि 1973 का कानून है कि उनको हर साल करने हैं। उसके बाद भी तो फिर उन्होंने नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने 25 स्कूलों को किया उसमें से जो 20 स्कूल थे उन्होंने उनको इंडिक्ट किया और हर तरीके से इंडिक्ट किया। उन्होंने एम्प्लॉइज के बारे में भी कहा कि उनके पासबुक्स तक ये रखते हैं, उनके चेकबुक्स ये रखते हैं, किस तरीके से वो जो तनख्वाह अगर अकाउंट में देते भी हैं तो किस तरीके से उनसे वापस ले लेते हैं बहुत बड़ा हिस्सा, और किस किस तरीके से वो पेरेंट्स को जो है वो लूट रहे हैं। अब ये भी सवाल होता है कि जब आप स्कूल के ऊपर जुर्माना करेंगे, तो जुर्माना आएगा कहाँ से? वो भी तो पेरेंट्स की जेब में से जाएगा ना, तो आप किसको पनिश कर रहे हो? मतलब सरकार को भी अपने कानून बनाने की भी ये समझ नहीं है कि वो क्या कर रही है। वो जेल भेज दे मैनेजर को कि भाई अगर तू लूट रहा है तो किसी को मैनेजर को, तो वो समझ में आता है। लेकिन अगर स्कूल के ऊपर जुर्माना लगाएगा तो जुर्माना तो पेरेंट की जेब में जाता है। पेरेंट अखबार में सुबह पढ़ के बड़ा खुश हो जाता है कि स्कूल में 5 लाख रुपए का जुर्माना लग गया, लेकिन वो तो उसकी जेब में से जा रहा है, ये उसको पता ही नहीं लगता। तो ये जो यूपी उत्तर प्रदेश का जो कानून है, और ये जो बिहार में कानून ही नहीं है, 8-10 राज्यों के अलावा कहीं कानून नहीं है, और उनमें भी आपस में इतना कंट्राडिक्शन है कानूनों कि हम लोग शुरू से ये डिमांड कर रहे हैं, जो बहुत बेसिक डिमांड है, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि अब ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कानून बनाने का, तभी राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बनाया उन्होंने। तो उस पावर के अंदर पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाती है, क्योंकि ये पूरा ऑल इंडिया प्रॉब्लम है, जम्मू कश्मीर में भी प्रॉब्लम है, तो अगर वो पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है और यूनिफॉर्म एक सिस्टम बनता है तो मुझे लगता है वो ज्यादा यूजफुल होगा। दूसरा ये कि इसमें एक महत्वपूर्ण बात हमने ये भी कही कि जो ये सारा पैसा, अब जब स्कूल वाले भी मानते हैं कि हमारा स्कूल जो है वो पेरेंट की फीस से चलता है, तो भाई पेरेंट की फीस से चलता है तो आपकी जो मैनेजिंग कमेटी होती है जो डिसाइड करती है उसमें कितने पेरेंट्स हैं रिप्रेजेंटेटिव? तो हमारा कहना यह है कि कम से कम 50% अगर पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव उनकी कमेटी के अंदर, और ये बात कानून में होनी चाहिए। यूपी के लिए वो जो भी बात हो रही थी, यूपी के लिए योगी सरकार में कानून बना हुआ है। निश्चित तौर से जो चंद राज्यों के बारे में अशोक जी ने बताया उनमें यूपी तो है, जहां पर ये बताया गया अभी 3 दिन पहले ही डॉक्टर दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम ने, उन्होंने भी फिर से ऐलान कर दिया कि कोई भी स्कूल जो है ये फीस नहीं बढ़ाएंगे। और अगर कोई फीस बढ़ाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यूपी स्वामित्व पोषित स्वतंत्र विद्यालय अधिनियम 2018 ये लागू है, उसमें जो जिक्र भी हो चुका है कि गठित की गई है उसमें जिला शुल्क नियामक समिति, आप उनसे शिकायत कर सकते हैं। लेकिन बड़ी दिक्कत की बात यह है कि 2 पेशे ऐसे हैं, 2 सेगमेंट, एक तो हेल्थ का डॉक्टर्स के पास और टीचर्स के पास, और अगर वो जाति करते हैं तो बड़ी सवाल ये है कि डॉक्टर से आप पसंद नहीं करता, उसको लगता है कि कहीं दिक्कत ना हो जाए। बिल्कुल उसी तरीके के हालात टीचर्स के साथ भी है, स्कूलों के साथ हैं कि अगर स्कूल से पंगा लिया गार्जियंस का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में कानूनन और किस तरीके से, क्योंकि सरकार नियम बना देती है और उस नियमों के उनको कैसे उसको बाईपास करना है, उसका अनुपालन कैसे होगा? ज्ञानेंद्र जी, मैं इसके आगे कानून के जरिए जी ज्ञानेंद्र, मैं अशोक जी जब आपसे ये ज्ञानेंद्र जी का जब आप सवाल का जवाब दे रहे हो तो मैं उसको एक लाइन आपको और जोड़ना चाहूंगा। इस लॉकडाउन की स्थिति में जहां अदालतें चल नहीं रही हैं, अदालतें मूवमेंट नहीं कर रही हैं, उस जगह पेरेंट्स क्या करेगा? अशोक जी। नहीं, देखिए, जहां कोर्ट्स काम नहीं कर रही हैं और कोर्ट सचमुच में ही काम नहीं कर रही हैं, और अभी मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान की कोर्ट्स का जो मूड है, जो वो कह रहे हैं कि बहुत इमरजेंसी केसेस हम डील करेंगे, वहां भी कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी उनको यही लग रहा है कि ये सारा नॉर्मल हो जाए, उसके बाद हम सोचना शुरू करेंगे क्या करेंगे। तो ऑलमोस्ट कोर्ट जो है ना वो नॉन फंक्शनल टाइप इंडिया में हो गई हैं, और खासकर सरकार के खिलाफ तो बिल्कुल जाना भी नहीं चाहती हैं अभी फिलहाल। तो कोर्ट्स के मैं कभी आज इन दिनों एडवाइस नहीं करता किसी को भी आप कोर्ट में जाओ, लेकिन फिर भी कोर्ट खुली हुई है और कोई ऐसी इमरजेंसी होगी तो जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि पेरेंट्स या टीचर्स या दूसरे भी एम्प्लॉइज हैं, अब ये जो प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं जनरली लोग, ये वेल ऑफ हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, और इसीलिए इन लोगों ने अपनी लड़ाई को काफी पूरे देश में जो है ना अच्छे तरीके से भी लड़ा है। तो मुझे लगता है कि लोगों को सबको मिलके आने की, यहाँ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स के अंदर, कि वो कभी इकट्ठा नहीं होते, वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं, और हर आदमी खिड़की में से देखता तो है, जानकारी भी रखता है, लेकिन करने जो लड़ने की बात आती है तो नहीं आती। जब शुरू में कई बार 2000-3000 पेरेंट हो जाते हैं, फिर 200 रह जाते हैं,
फिर आखिरी में 2 ही रह जाते हैं और वो फिर दुखी होकर अब जनरली अपने बच्चों को वो निकाल लेते हैं। अब मुझे बताइए, ऐसी स्थिति में जब पेरेंट्स फीस ही नहीं जमा कर पा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल लगातार दबाव दे रहे हो, इस दबाव के कारण जो परेशान हो रहे हैं पेरेंट्स, वो सीधे तौर पर अब क्या करें अशोक जी, सीधे वो बता दीजिए। देखिए, गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट, ये हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती है, उसके पास पावर है। और मुझे लगता है कि अगर वो कोई मैसेज देना चाहती है स्कूल्स को और कोई राहत पेरेंट्स को देना चाहती है, तो वो एक वैलिड कानून बना के करे। एक तो ये जिस तरीके के जो इंटरिम ऑर्डर्स ये करते हैं, ये इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है और स्कूल वाले अच्छी तरीके से समझते हैं और गवर्नमेंट भी समझती है, लेकिन पेरेंट्स जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। दूसरा, ये जो अभी ऑर्डर्स निकल रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर निकल रहे हैं, इनकी सिर्फ जो लाइफ है वो लॉकडाउन पीरियड की है, उसके बाद ये इनकी कोई लाइफ नहीं है। तो हमें एक परमानेंटली जो है ना, गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है। मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो बिल्कुल, क्योंकि जो कोर्ट्स के जजमेंट हैं वो सारे मतलब पेरेंट्स के हक में है कि पेरेंट उतने ही पैसे देगा जितने उसके बच्चे के ऊपर खर्च होगा। तो वो गवर्नमेंट जो है ना, वो गवर्नमेंट को उन चीजों को यूज करके वैलिड कानून बना के उसका ईमानदारी से इम्प्लीमेंटेशन अगर करते हैं तो मुझे लगता है पेरेंट्स को बहुत रिलीफ मिलेगा। अशोक जी, हमारे साथ आर.के. शर्मा साहब हैं। आर.के. शर्मा कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आर.के. शर्मा जी, पूछिए जल्दी, हमारे पास केवल 2 मिनट रह गए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर, मैं 10 सेकंड लूंगा अपने क्वेश्चन के लिए। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि जो आजकल जो स्कूल्स हैं सारे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और जिसमें एक से ले जाते हैं, लेकिन फीस का जो स्ट्रक्चर है, जो वो क्वार्टरली फीस ले रहे हैं, वो पूरी फीस ले रहे हैं जितनी वो स्कूल में बच्चा जब जाता था, चाहे वो एम्बियंस का पूरा पैसा लेते हैं या वो, चलो अभी उसका पैसा नहीं ले रहे हैं, वो जो ट्रांसपोर्टेशन है, बट ऑनलाइन क्लासेस का 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस का वो पूरा पैसा ले रहे हैं। जी अशोक जी अभी कोर्ट ने भी जो है, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अभी अपनी जो रिसेंट ऑर्डर है उसमें तो स्कूल वालों की बड़ी तारीफ करी है कि कितने अच्छे तरीके से वो अपने जो है यही ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। और उन्होंने उसको लेकर ये कहा है कि नहीं, फीस देना जो है ऑनलाइन, ऑलरेडी वो जो आपको एजुकेशन दे सकते हैं वो दे रहे हैं, इसलिए फीस देना अब दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट हो गया है, वो भी एक लॉ होता है। तो मतलब ओवरऑल भी अगर हम देखेंगे ना, अगर सपोज करो ये ऑनलाइन नहीं भी चल रहा होता, तब भी मुझे नहीं लगता कोई आदमी ये कहेगा कि जी स्कूल को तो हमने फीस स्कूल की बनती ही नहीं है क्योंकि स्कूल बंद रहा है, क्योंकि ये इसके पैरामीटर तो डिफरेंट है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये 3 महीने का पीरियड जो है लॉकडाउन का, इस पीरियड में कम से कम अशोक जी हमारे पास समय, बहुत फंड्स हैं। अशोक जी हमारे पास समय खत्म हो गया है और मैं सभी जो जुड़े हुए लोग हैं उनका धन्यवाद करता हूं और अशोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।